नमस्कार, मैं हूं रेहत राकेश टंडन। आंकड़े हमारे फैसला आपका स्वागत है आपका। जी हां, एक सवाल बार बार उठ रहा है कि अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से उठाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने और बीजेपी का देश में विस्तार होने के बाद समाज में खाई पड़ी है, सांप्रदायिक माहौल खराब हुआ है, लोगों के बीच में जहरीला माहौल तैयार हुआ है। राहुल गांधी ने खुद ही ये कहा है कि जब से नरेंद्र मोदी आए हैं तब से देश पट गया है। इस देश में खाई पैदा करने, लोगों के बीच में दीवार खड़ा करने और विभाजन के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये एक बयान है जिसको आप नैरेटिव मान सकते हैं, जिसके आधार पर आप अपनी एक राय रख सकते हैं, लेकिन आपके विरोध की एक राय तैयार हो सकती है जो नरेंद्र मोदी के हक में होगी। लेकिन असलियत क्या है? क्या वाकई नरेंद्र मोदी के आने के बाद देश में विभाजन की स्थिति पैदा हुई है, समाज में हिंसा बढ़ी है, सांप्रदायिक माहौल खराब हुआ है, या नरेंद्र मोदी के पहले की जो राजनीति रही है, इस देश में जो सत्ता रही है, उस दौरान जो माहौल रहा है, उसके मुकाबले में आज को रख कर देखें तो क्या राहुल गांधी जो कह रहे हैं सच वैसे ही निकल कर आएगा? यह जरूरी भी है कि क्योंकि नरेंद्र मोदी से पहले हुकूमत जो भी रही उसमें 90% वक्त कांग्रेस ने शासन किया है। इसलिए आज कांग्रेस की सरकारों के दौरान जो देश में माहौल रहा, सांप्रदायिक सद्भाव या सांप्रदायिक दंगे, इन दोनों के जो आंकड़े रहे हैं और नरेंद्र मोदी के आने के बाद सांप्रदायिक दंगों और सांप्रदायिक सद्भाव की जो स्थिति है, इन दोनों को एक दूसरे के आमने सामने आज रखते हैं। फिर इस आईने में आपको राहुल गांधी के कहे या राहुल गांधी जैसे नेताओं के बयानों का सच नजर आएगा। तो आइए आंकड़ों के जरिए उस सच को टटोलते हैं जो इस बात की गवाही देगा कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद का हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी के पहले का हिंदुस्तान कैसा था। आंकड़े बताएंगे, हम कुछ भी नहीं बताएंगे। समाज के लिहाज से, सद्भाव के लिहाज से, सांप्रदायिकता के लिहाज से। सवाल क्या है? समाज मोदी से पहले और मोदी के बाद। जी हां, सवाल यही है कि मोदी से पहले और मोदी के बाद क्या अंतर हुआ है। ये आंकड़े आपको एक बार दिखाते हैं जरा स्क्रीन पर। मोदी से पहले और मोदी के बाद, क्योंकि यही हो रहा है कि नरेंद्र मोदी आए हैं तो समाज बट रहा है, तो हम भी कोशिश करके ये बताएंगे कि भाई समाज कितना बड़ा है। आंकड़े क्या कहते हैं, देखिए आपको एक बार आंकड़े दिखाते हैं कि कब, कहां, कितने दंगे हुए। और ये जो आंकड़े हैं इसके साथ हमने जो पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको भी रखा है, उनको भी सामने रखेंगे, क्योंकि हम आंकड़े दिखाते हैं। फैसला आप करिए, हम कोई हवाई बात नहीं कर रहे हैं। जो आंकड़े हैं, जो इतिहास है, जो रिटन ट्रूथ है, वो हम आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे। साथ में रिप्रेजेंटेटिव होंगे। कौन कौन होंगे? जयराम विप्लव जी ज्वाइन करेंगे, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। सुरेंद्र राजपूत जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। अरविंद मोहन सर है, कंसल्टिंग एडिटर इंडिया न्यूज की तरफ से। और नाइश हसन साहब है, मुस्लिम एक्टिविस्ट। ये चारों हमारे साथ रहेंगे और हम समझेंगे कि आखिर क्या है मामला। हम आंकड़ों की बात करें, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी ने क्या बयान दिया था जिसके कारण यह बहस शुरू हुई, और आज हमको ये शो करना पड़ रहा है आंकड़े दिखाने के लिए कि कल क्या था, आज क्या है। इसलिए पहले सुनिए राहुल गांधी का आरोप क्या था, किस मसले पर उनकी राय क्या थी। हिंदुस्तान में अलग अलग ग्रुप बने। पहले ये एक देश हुआ करता था, अब अलग अलग देश के अंदर अलग अलग देश बना दिए। एक इन लोगों का देश, दूसरा इन लोगों का देश, तीसरा इन लोगों का देश, और इन सबको एक दूसरे से लड़ाएगा। तो जब ये दर्द आएगा तो हिंसा आएगी। अभी मत मानो मेरी बात, अभी मत मानो, 2-3 साल हो गए। हम अपने पैनल पर चले और प्रवक्ताओं की राय बताएं, लेकिन उससे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए आंकड़े बताते हैं। क्या वाकई देश को बांटा जा रहा है? मोदी सरकार ने देश का विभाजन हो रहा है? इसको समझने के लिए हम कांग्रेस को पुरानी सरकारों पर चलते हैं। क्या एक बार आंकड़ा आता है और समझिए
क्या है, आंकड़े क्या कहते हैं। देश में दंगों की बात कर ले, नेहरू सरकार 1950 से 1964 तक राज 16, सांप्रदायिक दंगे 243 टोटल हुए थे। लेकिन इसी बीच में ये आंकड़ा देखिए, साल 1960 का आपको ग्राफिक्स दिखाते हैं। जी हाँ, 1950 का हमने आपको ग्राफिक्स दिखाया, 1960 का ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं। 1960 में 26 दंगे हुए, 1961 में 1070 दंगे हो रहे। हम साल बाई साल चल रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा आप कह सकते हैं नैरेटिव गढ़ा है कांग्रेस पार्टी ने। तो जरा समझिए कि आगे क्या क्या होता है। 1960, 26, 1961, 1070। आगे दिखाते हैं 61 के बाद की कहानी क्या है। देखिए, हम आपको उस टाइम की फुटेज भी दिखा रहे हैं और आंकड़े के साथ साथ आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो उससे रिलेट करेगी। इंदिरा काल आपको दिखा रहे हैं 1966 से 77 और 80 से 84, राज 15, सांप्रदायिक दंगे 337। जी हाँ, ये लगातार उस समय के जो विजुअल्स हैं आर्काइव से हमने निकाले हैं आप ही के लिए, और आंकड़ों के साथ आपको समझा रहे हैं कि देश में कब किसका राज था और कितने दंगे कब कब हुए थे, ये बताना जरूरी है। इंदिरा गांधी के शासनकाल में सबसे ज्यादा दंगे हुए और इस दौरान देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था नाजुक बनी रही। देश में दंगे इंदिरा काल में जो हुए वो हम आपको दिखा रहे हैं। 66 से 77, राज 15, सांप्रदायिक दंगे 337। अभी 1980 और 84 के बीच में जो ग्राफिक्स है, जो नंबर्स है, वो भी आपको आंकड़ों के जरिए समझाते हैं कि 80 और 84 में क्या होता है। 66 से 77 के बीच में 15 राज थे, सांप्रदायिक दंगे 337 हुए। ये फुटेज देख लीजिए, उसी जमाने की है जो हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं। एक बड़ा पैनल हमारे साथ है, जयराम विप्लव, सुरेंद्र राजपूत जी और साथ ही साथ अरविंद मोहन सर भी हैं हमारे साथ। ये हमने कांग्रेस शासित जो समय था उसके आंकड़े हमने आपको दिखाए। बीजेपी शासित जो काल है, जो राज्य थे या देश में सरकारें थी, उसके भी आंकड़े आपको दिखाएंगे। लेकिन शुरू सुरेंद्र राजपूत जी आपसे करता हूं। ये बात जो बोली राहुल गांधी ने कि मोदी सरकार आने के बाद विभाजन शुरू हुआ है, नफरत शुरू हुई है, इसके पीछे का नैरेटिव क्या है? क्योंकि बीजेपी ने पलटवार किया था और जो ऑफिशियल डायस से कहा गया था वो ये कहा गया, साहब रिपोर्टकार जनता से पूछ लीजिए जनता किसके पक्ष में है। सुरेंद्र राजपूत जी। देखिए, सच बात है रजत भाई, आप तो बहुत समय से, बहुत लंबे समय से पत्रकारिता सीख रहे हैं और बहुत ही लंबे समय से आप कांग्रेस को भी देख रहे हैं, अन्य विपक्षी दलों को भी देख रहे हैं, और क्या नाम अरविंद मोहन साहब भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन्होंने भी सारी चीजें। दंगे दो तरीके की बात है। एक ये हुआ कि जो सरकार स्पॉन्सर्ड चीजें हो रही हैं, और एक होता है कि समाज में कहीं कोई अतिरेक बात हुई, लोकल बात हुई, चाहे मदियाना में हुई, चाहे कहीं हुई, चाहे कहीं हुई, उसको लेकर के सरकार का रोल क्या रहा। और अगर दंगा ही प्रायोजित या दंगे को सक्षम बनाने में सरकार की प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष या परोक्ष कोई भूमिका है, उसको लेकर के बात अगर आएगी तो सोशल अनरेस्ट आएगा। जब कहीं कोई आदमी गलत काम करता है तो पुलिस जो है उसको रोकने का काम करती है, सजा देने का काम करती है। और पुलिस अगर यहाँ पर किसी की वर्ग देख करके, किसी की जाति देख करके, किसी का धर्म देख करके विभेद करती है, तो निश्चित तौर पर वो सोशल अनरेस्ट के बारे में आएगा, भले ही उस वक्त दंगा ना हो। राहुल गांधी जी का जो कहना है, बहुत स्पष्ट रूप से कहना है कि आज की डेट में संवैधानिक संस्थाएं हों, चाहे बाकी पुलिस, बाकी देश के विभाग हो, उनको लेकर के जिस तरीके से वो यू शो मी द फेस आई विल शो यू द रूल की बात चल रही है, इसका मैं एक ही उदाहरण देता हूं, अभी प्रत्यक्ष उदाहरण है आपके सामने, और जयराम भाई भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। अभी 5 दिन पहले कोई मुर्तजा नाम का शख्स जो है वो एक तराशी लेकर के गोरखनाथ टेंपल पे चढ़ा और उसने आतंकी कार्रवाई की। हम भी उसको आतंकवादी कहते हैं। बहुत स्पष्ट है, गंभीरता से जांच होनी चाहिए और सारी चीजों की जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, कठोर कार्रवाई हो। लेकिन उससे नेक्स्ट डे एक AK-47 लिए हुए एक आदमी और 1300 कारतूस लेकर के AK-47 के वो पकड़ा गया, शामली में पकड़ा गया। उसका नाम अनिल या सुनील पिंटू था। आप समझिए, उसको अपराधी कहा जा रहा है जो AK-47 लेकर के और 1300 कारतूस लेकर के, हो सकता है वो बहुत बड़ी वारदात करने हम दोनों का समर्थन नहीं करते हैं सर, हम दोनों का। सुरेंद्र जी, मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूं, चाहे वो मेरी बात तो सुन लीजिए। हाँ, मैं वो बात कही नहीं रहा हूं। हाँ। मैं आपसे ये कही नहीं रहा हूं कि आप उसका समर्थन, आप तो ऐसे पत्रकार हैं, आप किसी हिंसा का समर्थन कोई नहीं, इस पैनल में बैठा कोई आदमी नहीं करेगा, जयराम विप्लव भी नहीं करेंगे, मुझे जिम्मेवारी से इस बात का पता है।
मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एक आदमी को कहा जा रहा है कि वो वोल्फ टाइगर है या पता नहीं कौन कौन सा वो कर रहा है, दूसरा आदमी जो AK-47 लिए हुए है उसको कहा जा रहा है कि वो एक शातिर अपराधी है, वो पकड़ा गया, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मेरा ये कहना है कि दोनों के आतंकी एंगलों की जांच होनी चाहिए, दोनों की ही बराबर से जांच होनी चाहिए, दोनों को ही बराबर से। इस पर जवाब ले लें सुरेंद्र जी। आपका कहना है कि ये जो चेहरा देखकर नियम बन रहा है इसकी आप मुखालफत करते हैं, यही समझ पाया आपकी बात को। ठीक है, जयराम विप्लव जी, चेहरा देखकर नियम और कानून आप बनाते हो, ये आरोप है आप पे। राकेश जी, मुझे लगता है कि थोड़ा सा समय दीजिएगा और सुनिएगा। आपने जो प्रश्न पूछा सुरेंद्र भाई ने उसका बखूबी उसको स्किप करके एक और सवाल डाल दिया। तो अब तो मैं तो यही कह सकता हूँ पहले आपके प्रश्न के ऊपर, 2014 से पूर्व इस देश में जो भी दंगे होते थे वो भाईचारे वाले दंगे थे। वो एक विज्ञापन आता है आजकल सर्फ का, वो डिटर्जेंट पाउडर का, कि दाग अच्छे हैं, तो वो दंगे अच्छे वाले थे। और भारत के दो टुकड़े करके पाकिस्तान का जो निर्माण हुआ था वो देश का विस्तार था, वो बंटवारा नहीं था। और राहुल गांधी जी पुरुष नहीं है, महापुरुष हैं। उनके विचार वो इतने अच्छे हैं कि वो झूठ भी नहीं बोलते। वो तो राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र है, जो उन्होंने कहा देश को मान लेना चाहिए। देश की जनता में थोड़ी भी समझदारी नहीं है कि वो सांप्रदायिक लोगों में और सद्भाव बढ़ाने वाले लोगों में भेद कर सके। इसलिए जनता बिल्कुल गूंगी बैठी आंधी हो गई है और वो लगातार भारतीय जनता पार्टी को चुनती है, राहुल गांधी जी को रिजेक्ट कर देती है। जयराम जी, पॉइंट पे आइए ना। वो जो फेस वाला वो है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में पकड़ा जाता है 47 कारतूस, वो कहा जाता है अपराधी है, मुर्तुजा आतंकवादी है। थोड़ा पॉइंट पे रहिए ना। मुझे मैं उत्तर दे दूं बस एक लाइन और इन्होंने कही कि दंगे जो है स्टेट स्पॉन्सर्ड, तो स्टेट स्पॉन्सर्ड दंगे का सेल्फ अटेस्टेड बयान स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने दिया था। बड़ा पेड़ गिरता है, धरती हिलती है। अब आता हूं इनके सवाल पर। पहली बात तो पुलिस ने क्या उसको छोड़ दिया, क्या उसको सर्टिफिकेट दे दिया कि ये अपराधी नहीं है और इसको हम छोड़ रहे हैं? उसकी भी जांच चल रही है और मुर्तजा की भी जांच चल रही है। एक बेसिक अंतर जरूर है कि मुर्तजा ने हथियार लेकर हमला किया और किसी और पक्ष की जिसकी चर्चा सुरेंद्र जी ने की उसके पास से हथियार बरामद हुआ। नहीं, हम उसमें नहीं जाएंगे। हथियार बरामद होना, हमला, ये देखिए मोटो एक था। ठीक है, इस बहस को आगे बढ़ाएंगे। हमने जो आंकड़े आपको दिए वो कांग्रेस रिजीम के आंकड़े दिए। अरविंद मोहन जी, आ रहा हूं, सुरेंद्र जी आ रहा हूं, आपके पास भी आ रहा हूं, नीच जी भी है, उनके पास भी चलेंगे, अरविंद सर के पास भी चलेंगे। आप हमारे साथ रहिए। हम बीजेपी शासन काल में जो दंगे हुए उसको भी दिखाएंगे। आप स्वयं कंपैरिजन करिएगा कांग्रेस रिजिम और एनडीए या बीजेपी रिजिम का, कि दंगे कब, किस जगह और किस सन में ज्यादा हुए, और राहुल गांधी की जो ये बात है वो कितनी ऑथेंटिक है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हमने आपको ब्रेक पर जाने से पहले वो आंकड़े दिखाए जो जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के एरा के थे। आगे बढ़ते हैं। 2002 में केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। गुजरात के गोधरा और साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगाई, जिसमें जलकर 59 कार सेवकों की मौत हो गई, जिसके बाद सांप्रदायिक दंगे भड़क गए और इन दंगों में करीब 2000 लोग मारे गए। आंकड़े दिखाते हैं। गुजरात दंगा, जी हां, 2002 ट्रेन में आग, मरे 59 लोग, दंगों में मरे करीब 2000 लोग। यह आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं वाजपेयी सरकार का। आगे बढ़ते हैं और इसके बाद दिखाते हैं आपको मनमोहन सिंह सरकार में हुए दंगों पर जो आंकड़े हैं वो क्या कहते हैं। दिया, मनमोहन सरकार 2004 से 14, अलीगढ़ दंगा 2006, मारे गए लोग जो है वो हम आपको बता रहे हैं 6 से 7, असम दंगा 2012, मारे गए लोग 80, बेघर हुए 1 लाख प्लस लोग। ये 2004 से 14 के जो बड़े दंगे हैं और जो फिगर्स है उसकी, वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और अब चलते हैं एक बार फिर से अपने गेस्ट के पास। जी हाँ, अरविंद सर, आपसे शुरू करूंगा। हमने सुरेंद्र राजपूत जी की बात सुनी, हमने जयराम विप्लव जी की बात सुनी। हम शो आंकड़ों के हिसाब से कर रहे हैं और हम इसीलिए इस शो का नाम रखा है आंकड़े हमारे और फैसला आपका। आंकड़े जो है वो दिखा रहे हैं कि कोई भी शासन हो, चाहे वो बीजेपी रिजिम हो या एनडीए प्लस आप कहिए या कांग्रेस यूपीए रिजिम हो, आंकड़े थोड़े बहुत ऊपर नीचे हैं,
लेकिन आंकड़े हैं ही हैं, नीट एंड क्लीन चैप्टर कहीं नहीं दिखेगा। अरविंद सर। नहीं, देखिए, आंकड़े असल में पूरा सच कह देते हों ये दावा हम नहीं कर सकते, आपको भी नहीं करना चाहिए। आंकड़े एक तरह से चीजों का संकेत करते हैं और पुख्ता संकेत करते हैं, लेकिन आंकड़े अधूरा सच कहते हैं। दंगा हो जाए, कोई मर जाए, पुलिस FIR हो, कचहरी में केस जाए, तब जाके वो पुलिस रिकॉर्ड में आएगा। जो तनाव बढ़ता जा रहा है, जो विभाजन बढ़ता जा रहा है और जिसकी चिंता मेरे ख्याल से हर किसी को है, और अगर राहुल जी कह रहे हैं ये बात तो उनकी चिंता में आप शामिल होइए कि विभाजन बढ़ा है और बढ़ता जा रहा है। तो इस सच को कबूलना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि सब में FIR हो, सब में मारकाटी हो जाए, और वो हम अपने आसपास हर चीज में देख रहे हैं कि झटका खाइए, बुर्का न पहनिए, क्या न करिए, खाइए पीजिए। तो विभाजन तो बढ़ता जा रहा है, और हम लोग कल भी किसी और प्रोग्राम में भी चर्चा कर रहे थे, जो व्यवहार हमारी पार्टियों का और नेताओं का बनता जा रहा है, वो लगता है कि वो जिन्ना को सही साबित करेंगे कि हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते, दो कौम, लगभग इस तरह का व्यवहार हो गया है। लेकिन एक दूसरी सच्चाई है जो राहुल गांधी समेत सारे कांग्रेस और सारे विपक्ष पे भी लागू होती है, वो ये है कि आज की तारीख में पिछले 30 बरस से सारी नीतियों का मैं कह रहा हूँ, आर्थिक, विदेश नीति, राजनीतिक मसलों की पे फैसले, ये ऑलमोस्ट एक जैसे हो गए हैं, बहुत थोड़े फर्क हैं। ठीक है, तो इसलिए आप कभी भी विदेश नीति को सुरेंद्र राजपूत जी आ रहा हूं आपके पास, क्योंकि आपने ब्रेक पर जाने से पहले कहा था। एक छोटा सा जयराम जी आपसे। जयराम जी, हम दोनों आंकड़े दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम बीजेपी रिजिम का आंकड़ा नहीं दिखा रहे। हमने अटल बिहारी वाजपेयी रिजिम और मनमोहन सिंह दोनों रिजिम के आंकड़े दिखाए, प्लस माइनस आप देख सकते हैं। एक एक कैलकुलेशन है, एक एक चीज है, और पूरा होमवर्क करने के बाद एक एक आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। आंकड़े किसी के भी कमजोर नहीं है जयराम जी। देखिए, आंकड़े और बाकी सारी चीजों पर चर्चा, एक छोटा सा आंकड़ा मैं भी मतलब एक चर्चा में करना चाहता हूँ। गुजरात में आपने कई अलग अलग वर्षों के आंकड़े दिखाए, और मैं भी कुछ आंकड़े लेकर बैठा हूँ, 1971, 80, 85, 87, 90 और 92। इन वर्षों में जो गुजरात में, अहमदाबाद में और बाकी जगहों में दंगे हुए थे, वो दंगे कहीं से भी 2002 के दंगों से अलग या उससे कम भीषण, कम खतरनाक, कम गंभीर नहीं थे। लेकिन इस देश में दंगा मतलब गुजरात का दंगा, 2002 का दंगा, और उस दंगे में भी गोधरा के ट्रेन में जले हुए उस पूरे घटनाक्रम को नजरअंदाज करके बातचीत की जाती रही। कुछ वैसी ही कोशिश अभी इस पूरी डिबेट को खड़ा करने का जो प्रयास किया गया है, वो भी ऐसी ही कोशिश है। और मैं एक और अंतिम बात आप इस सेगमेंट में कहना चाहता हूँ कि मेरे नजर से अगर आप देखिए, देश के बाकी लोगों की नजर से देखिए, एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव में सोचिए। देखिए, हम लोगों ने ये जो सब्जेक्ट था ये क्यों चुना, ये भी आपको बताता। आंकड़े क्यों दिखाए आपको, सुनिए जयराम जी, समझिएगा इसके पीछे मंशा समझिए। राहुल गांधी ने एक बात कही कि हाँ साहब विभाजित है। जो देश का माहौल है, चाहे वो लाउड स्पीकर को लेकर हो, चाहे वो हलाल मीट को लेकर हो, चाहे वो राजस्थान में करौली को लेकर हो, चाहे वो जब राम जुलूस निकल रहा है तब को लेकर हो, ये जो सारे इश्यूज हैं ये नॉन इश्यूज हैं, ये नहीं होने चाहिए थे। अगर ये इश्यूज है तो क्यों है? इसलिए हम ये आंकड़े दिखा रहे हैं कि देश ये सब झेल चुका है पहले भी, रिजिम किसी की भी हो, आगे ना हो, इसलिए ये आंकड़े दिखा रहे हैं। जयराम जी देखिए, ये चीजें तभी बंद होंगी जब एक आप इस पे स्पष्ट होकर देखिए, ये इस पे राजनीतिक बातें करेंगे, ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। इस पर एक समाज के भीतर एक वर्ग है जहां पर उसकी सोच में दिक्कत है, हिंसा, यही रोकूंगा आपको, यही रोकूंगा बिल्कुल जयराम जी, यही पर रोक रहा हूं आपको। जो सवाल आपने उठाया है सोच का, नाइश हसन जी है, सीधे इनके पास चलूंगा और समझूंगा कि सोच में दिक्कत क्यों है। 30 सेकंड का टाइम दीजिए, सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड का। आप सब हमारे साथ रहिए, सिर्फ 30 सेकंड का समय दीजिए। एक नजर इस वक्त की सुर्खियों में। बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा, MDH किचन किंग मसाला, बनाए हर डिश को खास लाइक मैजिक, असली मसाले सच सच, MDH और अंकुर नमक, असली नमक, नमक कम ही खाएं पर अच्छा खाएं। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ ने दाखिल किया नामांकन। नॉमिनेशन से पहले भारत के खिलाफ उगला जहर,
अलापा कश्मीर राग, कहा कश्मीर मुद्दा हल हुए बिना भारत से संबंध सामान्य नहीं हो सकते। संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर हार के बाद आज पार्टी की संसदीय बोर्ड के साथ इमरान खान की बैठक। नई सत्ता के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी, कहा देश में फिर से होगा स्वतंत्रता संग्राम, विदेशी साजिश के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन। युद्ध के 46वें दिन यूक्रेन में भारी तबाही, अब ईस्ट में मॉस्को की सेना से बड़ी जंग की तैयारी। आमने सामने होगी दोनों देशों की फौज। मारियोपोल शहर पर फिर रूसी फौज का कब्जा, मिकोलीव पर भी ताबड़तोड़ बमबारी। श्रीलंका में आर्थिक संकट बरकरार, सड़कों पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। संकट के बीच मदद कर रहा है भारत, राशन सब्जियों की रसद कोलंबो पहुंचाई। श्रीलंका के पूर्व पीएम ने जताया भारत का आभार। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बड़ा ऐलान, कहा जयराम ठाकुर की अगुवाई में लड़ेंगे चुनाव, न मुख्यमंत्री बदलेंगे न मंत्री। जम्मू कश्मीर में आतंक पर फौजी प्रहार, श्रीनगर में एनकाउंटर के दौरान 2 आतंकी का सफाया, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। सीधे अपने पैनल पर चलते हैं। जयराम विप्लव जी, एक इंपॉर्टेंट और बेसिक चीज आपने उठाई है। नाइस हसन जी भी हमारे साथ हैं। नाइस जी, आप लोग बिल्कुल ऊपर नीचे विंडो में हैं, आप नीचे वाले बेसमेंट पे हैं और फर्स्ट फ्लोर पर बीजेपी है, तो फर्स्ट फ्लोर से जो काउंटर आया है वो सीधे आप पर ही आया है। क्या आपने सोच नहीं बदली, इसीलिए ये दिक्कत? नाइस जी। ये बड़ा गंभीर सवाल है, लेकिन मैं किसी भी सियासी पार्टी से नहीं हूँ। इस देश में एक आम औरत हूँ और अपनी निगाह से जो देखती हूँ वो ये देखती हूँ कि पिछले बीजेपी के शासनकाल को मैं खास तौर पे कह रही हूँ कि बहुत माहौल खराब हुआ। माहौल अलग अलग तरह से खराब हुआ है। देखिए, एक बात समझने की है कि दंगे जरूरी नहीं है कि किसी मैदान जंग में हो, दंगे जरूरी नहीं है कि किसी शहर में किसी गांव में तबाही करें। दंगे दिमाग में होते हैं और दिमाग में जो दंगे होते हैं वो हर पल चलते हैं और उन दंगों ने जो इस दौरान माहौल खराब। एक मिनट आपको रोक रहा हूँ, देखिए, क्योंकि आप एक लार्जर पिक्चर पे बात करिए। मैं वापस जयराम जी को लाऊंगा। जयराम जी, जो आपने हेडलाइन से पहले बात बोली थी, एक बार जरा 30 सेकंड में रिपीट करिए नाइस जी के लिए। मुझे प्लीज मौका दीजिए। मैं 30 सेकंड, देखिए बारी नहीं है, मैं जानबूझ के आया हूं क्योंकि आपने एक बहुत बुनियादी सवाल उठाया है। मैं चाहता हूं उस चीज को आप एक बार रिपीट कर दीजिए। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि मैं पूरे मुस्लिम समाज की नहीं, लेकिन मुस्लिम समाज के भीतर एक कट्टरपंथी तत्व है जिसकी मुखालफत करने के बजाय उसको ढकने की कोशिश ना हो। और उदाहरण अगर चाहेंगे तो मैं करौली हिंसा का FIR पढ़कर सुना दूं, जो राजस्थान की कांग्रेस नीति सरकार के पुलिस ने उनके अपने स्वतः संज्ञान आप कह रहे हैं एक संप्रदाय में कुछ लोग ऐसे हैं मस्जिद से पत्थर बरसाएंगे। ठीक है, नाइस जी जवाब दीजिए। नाइस हसन जवाब दीजिए। देखिए, ऐसा अगर आप किसी एक कौम को निशाना बना रहे हैं तो आप कतई गलत कर रहे हैं। हर जगह लोग कुछ ऐसे होते हैं जो हिंसक होते हैं और कुछ नहीं होते। और ऐसा हिंदू धर्म में भी है। वो मुखालफत की बात है तो सबकी मुखालफत होती है, ना हिंदू ना मुसलमान ना सिख ना ईसाई। देखिए, जब देश का प्रधानमंत्री ये कह दे कि आतंकी कपड़ों से पहचाने जाते हैं तो इसको आप क्या कहेंगे? जयराम जी जवाब दीजिए। क्या कि प्रधानमंत्री ठीक है, नाइस जी सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए क्या कह रहे हैं जयराम जी। देश के प्रधानमंत्री मनमोहन जी कहा करते थे, देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, मुसलमानों का है। मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। बहुत व्यापक बदलाव है। डेवलपमेंट फॉर ऑल, अपीजमेंट फॉर नन। तुष्टीकरण नहीं करेंगे, आपके समाज तुष्टीकरण नहीं करेंगे, एक कौम को खत्म कर देंगे। तुष्टीकरण हम नहीं करेंगे। में शामिल हो गया, IIT में पढ़ने के बाद उसको ढकिए मत, नासूर ढकने से कुछ नहीं होता। और सीरिया में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, लीबिया में
बाकी जगहों पर तो हम ठीक है, यही रुकूंगा क्योंकि जो करंट गवर्नमेंट है, जयराम जी, नाइस जी आ रहा हूं, नाइस जी सिर्फ 1.5 मिनट का समय दीजिए। एक आंकड़े और बच गए हैं, अगर नहीं दिखाऊंगा तो लोग कहेंगे साहब आपने वो आंकड़े नहीं दिखाए। सांप्रदायिक हिंसा तब माना जाता है जब 5 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है या 10 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी हो जाते हैं। हिंसा में एक शख्स की मौत या 10 लोगों तक जख्मी होने पर उसे उल्लेखनीय तौर पर दर्ज किया जाता है। आंकड़ों से पता चलता है कि मोदी सरकार में दंगों में 35% की कमी आई। आपको सीधे ग्राफिक्स में लेके चलते हैं। जी हाँ, आंकड़े क्या कह रहे हैं? आंकड़े बता रहे हैं मोदी सरकार 2014 से 17 देश में दंगे 2920, मौत 379, यूपी में मौत 121, राजस्थान 36, कर्नाटक 35। यह आंकड़ा है। 14 से 17 तक का आंकड़ा हमारे पास था, 17 के बाद का आंकड़ा नहीं है। वो मुझे लगता है एक बार सुरेंद्र राजपूत जी के पास चलेंगे, वो बेहतर बता देंगे। और ये आंकड़े जो हमने आपको दिखाए वो इसलिए दिखाए कि आप स्वयं आंकड़ों को कंपेयर कर सकते हैं कि आंकड़े क्या है। सांप्रदायिक हिंसा का आंकड़ा कैसे बनाया जाता है वो भी हमने आपको दिखाया। सीधे अपने पैनल पर चलते हैं अब एक बार। सुरेंद्र राजपूत जी, 2 पैनल्स थे और जितने आंकड़े थे नेहरू रिजिम से लेकर हमारे पास 2017-18 तक के आंकड़े थे, हमने आंकड़े दिखाया। आंकड़े से ये पता चल रहा है कि ठीक साहब किसी के कुर्ते साफ नहीं है। ऐसे में वापस उसी लाइन पर आता हूं जो राहुल गांधी ने कहा था कि साहब देश का विभाजन हो रहा है, बंटवारा हो रहा है, तरक्की इसीलिए नहीं हो पा रही। देखिए रजत भाई, आप फिर से मैं आपसे कहता हूं कि आप अपने दिल पे हाथ रखें। अभी अरविंद मोहन जी ने बहुत ही चुनौतीपूर्ण और बहुत सच बात कही, मैं प्रणाम करता हूं इनको। कहते हैं ना, आजम गोंडवी ने एक जगह लिखा था कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावे किताबी हैं। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, मगर जुम्मन के घर में आज भी फूटी रकाबी है। आंकड़े अधूरा सत्य कहते हैं, इसमें कहीं कोई दंगे हुए, बिल्कुल हुए। दंगों को प्रभावी नियंत्रण किया गया, बिल्कुल किया गया। दंगे क्या सरकार सहायता से हुए या सरकार की सहायता के बगैर हुए? दंगाइयों के प्रति कानून का व्यवहार क्या था? आप अगर इन चीजों को लेंगे और कानून का व्यवहार अगर निरपेक्ष भाव से था दंगाइयों के प्रति, तो निश्चित तौर पर चाहे वो भाजपा की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे सपा की हो, चाहे बसपा की हो, अगर दंगाइयों के प्रति निष्ठुर व्यवहार जन्म उसका है सरकार का और पुलिस का, तो उसका साहस का और उसके प्रयास को अच्छा कहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, अगर आप देखें, आप अगर 2014 के बाद देखेंगे तो कट्टरवादिता हमारे सनातन धर्म में बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चाहे या बगैर चाहे कर रही हैं। आ रहा हूं जयराम जी, आ रहा हूं। इन्होंने गौवंश को लेकर भी किया, मैं आपको बताऊं। उसके बाद हम मस्जिदों पे चढ़ करके कुछ क्या नाम भगवा जो है झंडा लगा करके लोग मस्जिदों के कंगूरों पे नाच कर रहे हैं। भाई क्यों कर रहे हैं आप? किसी की मस्जिद पे क्यों चढ़ रहे हैं आप? सुंदर देखिए, ये निटी-ग्रिटीज़ है। मैं सुंदर जी, मैं आज जो आंकड़े लेकर आया हूं, मैं इसलिए बिल्कुल नहीं लाया हूं कि साहब आपके रिजिम में कम हुए, बीजेपी में ज्यादा हुए। बीजेपी से बात करूं तो कहूं साहब बीजेपी में कम हुए, आपके ज्यादा हुए। क्या ये आंकड़े देश को तोड़ रहे हैं? क्या देश की तरक्की इन आंकड़ों की वजह से रुक रही है? क्या देश वाकई अंदर से टूट रहा है? ये समझना चाहता हूं। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही। मैं इसी बात को कह रहा था। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं कि मैं बीजेपी, कांग्रेस, लेफ्ट, टीएमसी, एसपी, बिल्कुल कोई कंपैरिजन नहीं है। आंकड़े सिर्फ इसलिए रखे हैं कि आप देख लीजिए किसकी रिजिम में कब कब क्या क्या हुआ। देश तब तो नहीं टूटा था, आज क्यों टूट रहा है? वही बात मैं बताता वही बात मैं आपसे। मैं आज तो मुझे अच्छा लग रहा है जयराम विप्लव हमारे विरोध पक्ष के हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बात तो शांति से कर रहे हैं। मुझे ये अच्छा, ये निजी हमला भी करें, लेकिन अगर शांति से करें कोई बात नहीं। मैं आपसे यही बात आपसे कहना चाह रहा हूं कि देश तब कतई नहीं टूटेगा जब सरकार और संविधान अपराधियों के ऊपर, आतंकियों के ऊपर कठोरता से बगैर उसका धर्म, जाति, गोत्र देखे प्रहार करेगी। लेकिन अगर धर्म, जाति, गोत्र देख करके यू शो मी द फेस आई विल सी द रूल हो, आंकड़े कुछ भी हो रजत भाई। मतलब आप स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि सरकार न्यूट्रल रहे, सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करे। जयराम विप्लव जी, आपका जवाब। जयराम जी, मुझे समय दीजिएगा राकेश जी, कोई बीच में बोलेगा नहीं। आप देखिए बहुत शांति से, और मैं कोई आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं आंकड़े की।
जो देश के आंकड़े, फैसला आप करिएगा। जयराम जी। राकेश जी, आपके आंकड़ों ने जिस नैरेटिव को लेकर आज का डिबेट शुरू हुआ था उसकी धज्जियां उड़ा दी। वो आंकड़े ही बताते हैं कि ये जो बताया जा रहा है कि सब कुछ 2014 के बाद से शुरू हुआ, उसको आपके आंकड़ों ने धज्जियां उड़ा दिया। और अब आज आप एक सवाल मैं पूछता हूं और बताना भी चाहता हूं, सब जानते भी हैं कि बीते 100 वर्षों में अगर भारत के आधुनिक इतिहास को देखें तो सांप्रदायिकता के माहौल का चरम क्या था। जिन्ना का डायरेक्ट एक्शन और कांग्रेस की मौन स्वीकृति और भारत माता के तो टुकड़े हो गए। पाकिस्तान दुनिया में एकलौता मजहबी मुल्क है जिसका जन्म मजहब के आधार पर हुआ, बाकी जगह तो कन्वर्जन के बाद लोग आए। और आज कांग्रेस पार्टी, जो बात सुरेंद्र भाई ने कही, वो चीजें कांग्रेस पार्टी के ऊपर ही लागू होती है। उन्होंने अपने शासन में जाति, धर्म, मजहब, पंथ, पहचान देखकर अपराधियों को छोड़ा भी और पहचान देखकर पीड़ित के साथ खड़े हुए। एक लाइन और जोड़ दूं, अगर ऐसा नहीं है तो राहुल गांधी जो तमाम तरह की छोटी से छोटी घटनाओं पर भाजपा शासित राज्यों में चले जाते हैं, धुआं निकले तो पेट्रोल डालने, आज राजस्थान में आग लगी हुई है, ये वहां सुरेंद्र जी छोटा सा जवाब, छोटा सा, एक रिपोर्ट और दिखानी है सुरेंद्र राजपूत जी राजस्थान पर। मैं देखिए मैं तो बड़ी छोटी सी बात कह रहा हूं। मैंने आपसे एक ही बात की, मैंने भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा की ही नहीं। एक बात कहता हूं कि सरकार निरपेक्ष होती है, सरकार का धर्म नहीं होता, मेरा और आपका धर्म होता है। और 2014 के बाद धर्मों में कट्टरवादिता बढ़ाई जा रही है। नंबर 1, चाहे वो गोकशी के नाम पर हो, चाहे गौवंश के नाम पर हो, चाहे हिंदू मुसलमान के नाम पर हो, चाहे वो खाने के नाम पर हो, चाहे कपड़े पहनने के नाम पर हो, और चाहे किसी अन्य नाम पर हो। अगर आप देखेंगे सारी जगहों पे दुर्घटनाएं सब जगह हुई हैं, सब जगह अपराध हुए हैं। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, मैं राजस्थान रोक रहा हूं, सिर्फ एक मिनट के लिए रोक रहा हूं। एक रिपोर्ट है, पहले एक वो रिपोर्ट दिखाए थे आपको। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2014 से 2016 तक देश में 2885 दंगे हुए। जरा आंकड़े दिखाइए। सांप्रदायिक और जाति दंगे मोदी सरकार में 2014 से 16 कुल दंगे 2014-16 में 1227 हुए, 2015 में 779 हुए, 2016 में 867 हुए। ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट के हवाले से ये आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, वापस पैनल पर चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक ग्राफिक्स और दिखाते हैं आपको। जी हाँ, मोदी सरकार 2018 से 20, 2018 में 512, 2019 में 438, 2020 में 857। फिर एक बार एनसीआरबी की रिपोर्ट है, हमारी नहीं। आंकड़े आपके सामने, फैसला आपका। चलते हैं पैनल की तरफ। अरविंद मोहन सर, अरविंद सर, आंकड़े हम लगातार दिखा रहे हैं, जो पक्ष विपक्ष है वो भी आपके सामने है, लेकिन जो आपने जिस बात से आपने इस शो की शुरुआत करी कि जो एक माहौल है, वो माहौल एक पक्ष से नहीं सुधर सकता है, दोनों पक्षों को करना पड़ेगा। कोई आदमी अगर गौरक्षक पीठ में चला जाएगा, वो भी आईआईटी से पास आउट, वो कहेगा अल्लाह अकबर, वहां पर मारना शुरू कर देगा, वो भी गलत है। हिजाब के नाम पर आईएसआईएस वहां से बधाई के संदेश भेजेगा, उसकी जरा सी भी निंदा नहीं करी जाएगी, मैं उसको भी गलत मानता हूं। मैंने कोई बड़ी वॉइस नहीं सुनी जो कर्नाटक से आई हो जिसने कहा हो कि हम उसका खंडन करते हैं, हम उसका विरोध करते हैं। उसके खिलाफ कोई जुलूस अगर निकला हो कर्नाटक में, मैंने तो नहीं देखा। किसी पैनलिस्ट ने देखा हो तो मुझे करेक्ट कर दे सर। नहीं, लेकिन देखिए मामला असल में लोगों की तरफ के सांप्रदायिकता का है, उसको नहीं करना चाहिए, और वो दंगा तक ले जाता है और मारकाट तक ले जाता है। लेकिन असली चीज दूसरी तरफ से है कि आप शासन में जो लोग हैं वो उसको संभालने की कोशिश करते हैं कि बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जब गांधी को गाली देती हैं एक एमपी बीजेपी की, तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि मुझे बहुत शर्म आती है, और वो शर्म कह के रह जाते हैं, वो उस पर कोई एक्शन पार्टी के अंदर नहीं लेते। और हम प्रधानमंत्री की सक्रियता की तारीफ करते हैं कि वो छोटी से छोटी बात, एक हमारा प्लेयर कहीं दुनिया में कोई मेडल जीतता है, कोई पैरा ओलंपिक में, तो वो तुरंत सक्रिय होकर उसका ये करते हैं। लेकिन बड़ी से बड़ी बात पे जब सांप्रदायिक मसला होता है तो ऐसे चुप्पी साध लेते हैं। जैसे गृह मंत्री टोनी का इस्तीफा, मेरे ख्याल से उनके मुंह से अभी आज तक कुछ भी नहीं। और जब हम सब देख रहे हैं कि कोर्ट कम से कम उसी सवाल पे, उनके बेटे के सवाल पे
दसियों दफे कोर्ट फटकार लगा चुका उत्तर प्रदेश सरकार को, तभी केस दर्ज हुआ, तभी अभी जब वो जमानत टूटा है तब भी। तो शासन का व्यवहार असल में महत्वपूर्ण है अंदर, और फिर बढ़ाने की जो जिम्मेवारी दोनों सांप्रदायिकता का है। जयराम वो विप्लव अपनी जी, जगह अरविंद है। सर यही कह रहे हैं, जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है, आपको ही संभालना है। देखिए, सबसे बड़ मैं अभी भी कह रहा हूं, मैं भाजपा और बाकी चीजें तो छोड़ दीजिए, अगर इंसानियत को जिंदा रहना है ना, तो अगर किसी भी तरह का कट्टरपंथी तत्व है उसकी मुखालफत शुरू कर दीजिए। वो यहाँ से लेकर सीरिया बगदाद तक है। बगदाद वो में सरकार को करने दीजिए ना, वो सरकार, हम आप अपने से मत करिए, सरकार को करने दीजिए। सरकार तो कर ही रही है। आप बोल तो शुरू दीजिए, कर देंगे। जितना अरविंद जी, जितना आप बाकी कह रहे हैं, एक लाइन बोलने में क्या जाता है कि ये कट्टरपंथी तत्व अगर कोई ऐसा है जो आईआईटी बॉम्बे में पढ़ के भी हथियार उठा रहा है, अब उसको किस क्लास में भेजा जाए, किस स्कूल में भेजा जाए जहां वक्त की थोड़ी कमी है सुरेंद्र जी, आज माफ करिएगा, बहुत आज वक्त ज्यादा हो गया और हमने क्योंकि बड़ा इतिहास भी आज आपको दिखाना पड़ा। बहुत शुक्रिया आपका। हमने आपको आंकड़े दिखाए और फैसला जो है वो आपका है, आप फैसला करिए, आंकड़े हमारे होंगे।